सूरतगढ़ थर्मल पावर प्लांट की 3 नंबर इकाई बंद हो गई। 250 मेगावाट क्षमता की 3 नंबर इकाई तकनीकी खामी के चलते बंद हुई। 250 मेगावाट बिजली का इससे उत्पादन किया जा रहा था। प्रदेश में पहले से बिजली की सप्लाई कम है और अब ये इकाई बंद होने से बिजली पर और ज्यादा बुरा असर पड़ने की आशंका है। प्रदेश में बिजली संकट और भीषण गर्मी के बीच गंगानगर के सूरतगढ़ थर्मल पावर प्लांट की 250 मेगावाट की 3 नंबर इकाई से बिजली उत्पादन बंद हो गया। बताया जा रहा है कि 250 मेगावाट की 3 नंबर इकाई में अचानक आई तकनीकी खराबी के चलते उत्पादन बंद हुआ। पावर प्लांट प्रशासन ने मिली जानकारी के अनुसार 3 नंबर इकाई की यूनिट में तकनीकी खराबी को दुरुस्त करने में करीब 2 से 3 दिन का समय लग सकता है। तब तक थर्मल पावर प्लांट से बिजली का उत्पादन प्रभावित रहेगा। फिलहाल गंगानगर के सूरतगढ़ थर्मल पावर प्लांट की 250 मेगावाट की 5 इकाइयों से 1250 मेगावाट बिजली का उत्पादन हो रहा है। साथ ही थर्मल पावर प्लांट में लगभग 90,000 टन कोयले का स्टॉक उपलब्ध है। वहीं आवश्यकता अनुसार सप्लाई भी मिल रही है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं गंगानगर संवाददाता अशोक शर्मा के साथ। अशोक, ये तो कोड में खाज वाली बात हो गई, क्योंकि बिजली की कमी पहले ही चल रही थी, ऊपर से इकाई भी बंद हो गई। अब ऐसे में जो पावर कट है उसे और ज्यादा झेलना पड़ेगा उपभोक्ताओं को। बिल्कुल, निश्चित तौर पर जिस तरह से श्री गंगानगर सहित मरुधरा के अंदर बिजली का संकट है और साथ ही साथ जो भी भीषण गर्मी का दौर एक बार फिर से मरुधरा में चालू हुआ है, उस बीच में जैसे ही तकनीकी खामी की वजह से थर्मल की जो 30 नंबर की इकाई बंद हुई है, उससे बिजली उत्पादन निश्चित रूप से प्रभावित हो रहा है। जिससे बिजली उत्पादन प्रभावित होने की वजह से जो बिजली की कटौती है उसके अंदर हो सकता है कि समय में ज्यादा बढ़ोतरी हो। ये 250 मेगावाट की 3 नंबर की यूनिट है सुमित आसिफ जी, और जो तकनीकी खराबी बताया जा रहा है थर्मल प्रबंधन की तरफ से, लगभग 2 से 3 दिन इसको सही होने में लगेंगे। यानी कि कम से कम जो दोबारा बिजली का प्रोडक्शन इस यूनिट के द्वारा होना है उसमें कम से कम 3 से 4 दिन का वक्त लग सकता है। और इस 3 से 4 दिन के बीच में 250 मेगावाट प्रतिदिन बिजली का उत्पादन प्रभावित होगा, जिससे न केवल श्री गंगानगर वासी बल्कि मरुधरा वासी भीषण गर्मी के दौर में बिजली संकट के दौर से और ज्यादा प्रभावित होंगे। जी अशोक, आपने बताया कि इसमें 2 से 3 दिन का समय लगता है। क्या रिपेयरिंग का काम शुरू हो चुका है और उम्मीद की जाए कि 2 से 3 दिन में ये ठीक हो जाएगा, या और ज्यादा समय लगने की आशंका है? देखिए, जो थर्मल प्रबंधन की तरफ से हमें जो जानकारी मिली है उसमें यह है कि इसमें इतना बड़ा टेक्निकल फॉल्ट आया है जिसके बाद से इसका बिजली प्रोडक्शन बंद कर दिया गया है। और जो संभावित समय थर्मल प्रबंधन की तरफ से बताया गया है वो लगभग 3 दिन का बताया गया है। यदि उम्मीद की जानी चाहिए कि 3 दिन के अंदर अंदर ये तकनीकी खामी दुरुस्त हो जाए और बिजली का प्रोडक्शन एक बार फिर से दोबारा से शुरू की जा सके। अब ये तो भविष्य के गर्भ में ही है कि 3 दिन में सही हो पाएगा या इसमें ज्यादा वक्त लगेगा, लेकिन निश्चित तौर पर इस 3 नंबर की 250 मेगावाट की यूनिट के ठप हो जाने के बाद में सूरतगढ़ थर्मल से जो बिजली का प्रोडक्शन हो रहा था उसकी मात्रा में गिरावट दर्ज की जा रही है। इसका प्रभाव श्री गंगानगर सहित मरुधरा वासियों को इस भीषण गर्मी के दौरान झेलना पड़ेगा। जी, जानकारी के लिए अशोक आपका धन्यवाद। और 10 जिलों में आज हीट वेव चलने का आसार। कई जिलों में पारा 45 के पार पहुंच सकता है। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी कर रखा है। बांसवाड़ा, डूंगरपुर, धौलपुर, करौली, बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर, गंगानगर और चूरू में हीट वेव की चेतावनी दे दी गई है। तो पूरा राजस्थान इस समय गर्मी की चपेट में है, लेकिन 10 ऐसे जिले हैं जो न केवल गर्मी और बढ़ते हुए पारे की मार झेल रहे हैं, बल्कि हीट वेव भी वहां पर जबरदस्त तरीके से चलने की चेतावनी जारी की गई है। सौरभ गृहस्थी एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए, उनके पास चलते हैं। सौरभ, पूरा राजस्थान इस समय गर्मी से जूझ रहा है और साथ में 10 जिलों के अंदर हीट वेव की चेतावनी भी दी गई है। ऐसे में पारा और कितना आगे जा सकता है, या फिर राजस्थान वासियों के लिए कोई अच्छी खबर मौसम को लेकर आने वाले दिनों में तापमान में गिरावट हो सकती है? देखिए, फिलहाल प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में तापमान जो है वो 45 डिग्री के आसपास बना हुआ है। कल बांसवाड़ा में 46 डिग्री को भी तापमान जो है वो
पार कर गया है। चूंकि पिछले दिनों एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस सक्रिय हुआ था, जिसके चलते प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में मौसम जो है वो बदला था और कई इलाकों में हल्की बारिश का दौर भी देखने को मिला था, जिसके कारण से तापमान में गिरावट जो है वो हुई थी। लेकिन पश्चिम विक्षोभ का असर समाप्त होने के साथ ही अब प्रदेश में फिर से जो है वो भीषण गर्मी का दौर शुरू हो चुका है। अगले 4 दिन के लिए मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। अलग अलग जगहों पर हीट वेव जो है वो चल सकती है और तापमान नए स्तर पर जो है वो जा सकता है। हाल फिलहाल गर्मी से राहत मिलने के आसार नजर नहीं आ रहे। मौसम विभाग ने भी अगले 4-5 दिन किसी भी प्रकार के वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के सक्रिय होने की संभावना है नहीं जताई है। तो ऐसे में तापमान जो है वो और बढ़ेगा। संभवतः कई इलाकों में तापमान जो है वो 46 डिग्री के आसपास भी पहुंच सकता है। तो गर्मी का दौर बदस्तूर जारी है और इस गर्मी ने जनजीवन को जो है वो पूरी तरह से अस्त व्यस्त जो है वो कर दिया है। सुबह अभी 10:30 बज रहे हैं, लेकिन 10:30 बजने के साथ ही ऐसा एहसास हो रहा है मानो दोपहर के करीब 1 या 2 बज रहे हो। तो जनजीवन जो है वो काफी प्रभावित है और फिलहाल गर्मी से राहत मिलने के आसार कहीं भी नजर नहीं आ रहे। जी सौरभ, हीट वेव या येलो अलर्ट 10 जिलों से आगे भी जा सकती है, यानी राजस्थान के बाकी के जिले भी इसकी चपेट में आ सकते हैं? देखिए, अभी 10 जिलों में हीट वेव की आज की वो पूर्वानुमान मौसम विभाग ने जारी किया है, लेकिन अगले 4 दिन लगातार येलो अलर्ट है और अलग अलग हिस्सों में हीट वेव का दौर देखने को मिलेगा। आसिफ, क्योंकि अभी गर्मी का ही मौसम है और ऐसे में 15 जून तक गर्मी से राहत की बात करना बेमानी होगी और आने वाले दिनों में नौतपा भी प्रदेश में आने वाला है। इस लिहाज से फिलहाल गर्मी से राहत के बिल्कुल भी आसार नहीं है। हीट वेव जो है वो लगातार जारी रहने की संभावना जो है वो है। और लेकिन अगर ज्यादा गर्मी पड़ती है तो कई बार जो है वो मौसम में परिवर्तन लोकल लेवल पर हो सकते हैं और हल्की अंधड़ या आंधी जो है वो चल सकती है। लेकिन ज्यादा देर तक जो है वो गर्मी का दौर जारी रहेगा और गर्मी से राहत मिलने की संभावनाएं अभी फिलहाल नहीं है। जी सौरभ, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। बिना वीजा पाकिस्तान टू बाड़मेर। पाकिस्तान से बाड़मेर पहुंचा 10 लोगों का परिवार। नेपाल के रास्ते बाड़मेर पहुंच गया परिवार के पास भारत का वीजा नहीं है। पाकिस्तान के मीरपुर में रहते हैं राजेश मेघवाल और उनका परिवार। बाड़मेर धोरीमन्ना के रोहिला में पाकिस्तान से ये परिवार आया है। 23 अप्रैल को ये परिवार बाड़मेर पहुंचा था। तो पाकिस्तान के मीरपुर का परिवार अब यहां बाड़मेर पहुंचा है। मेघवाल परिवार है जो पाकिस्तान के मीरपुर का रहने वाला है, बिना वीजा के यहां पर पहुंचा है। 23 अप्रैल को यह परिवार बाड़मेर पहुंचा था। 10 लोग हैं इस परिवार में। और जयपुर में राजस्थान गौसेवा समिति के कार्यक्रम गोरक्षा संत हुंकार महासभा में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शिरकत करते हुए कई बड़े ऐलान किए हैं। सीएम ने जयपुर समेत सभी बड़े शहरों में गौपालन पर बने नए नियम को निरस्त करने का ऐलान किया। सभा में बड़ी संख्या में मौजूद संतों के बीच सीएम ने गौशालाओं के लिए अब 9 महीने का अनुदान का भी ऐलान किया है। इस कार्यक्रम में पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा और गोपालन मंत्री प्रमोद जैन भाया समेत कई गणमान्य लोग मौजूद थे। सीएम ने गौरक्षकों के बहाने देश में फैल रही हिंसा के माहौल को लेकर चिंता जताई तो समाज और सभी राजनीतिक दलों से हिंसा के खिलाफ एकजुट होने की अपील की है। गौरव पे रख नहीं सकते सब लोग, उसका लाइसेंस हो या सर्कुलर एग्जाम मुझे बताया गया। अभी मैं आपको कहना चाहूँगा वो आदेश मैंने मालूम करवाया अभी सरकार के मंत्रालय से, जयपुर के लिए वो लागू हुआ है। मैंने कह दिया है राजस्थान में कहीं लागू नहीं होगा, ये मैं निवेदन करना चाहता हूँ। जो गोभक्त होगा वो प्रयास करेगा मैं सत्य के रास्ते पे चलूँ, अहिंसा के रास्ते पे चलूँ, अपनी तरह रखूँ, हिंसा में भाग नहीं लूँ। ये गोभक्त जो होगा मेरी धारणा है और मैं समझता हूँ मैं सही होऊंगा। गोभक्त या साधु संत जो है आज जो हो रहा समाज के अंदर, पूरे देश के अंदर, थोड़ा चिंता वाली बात, थोड़ी चिंता वाली बात। ये ना हिंदू की बात है ना मुसलमान की बात है।
हिंसा का मतलब है कि हिंसा को कोई स्वीकार नहीं करे, और जो राज में हैं उनको एक समय कंडेम करना चाहिए, चाहे कोई पार्टी का आदमी हो, किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो। हिंसा करेगा उसको समाज कंडेम करेगा, निंदा करेगा। ये तो हमारा पहला धर्म होना चाहिए। एक और तो ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट को लेकर जयपुर से दिल्ली तक राजनीति हो रही है। साथ ही इस प्रोजेक्ट को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करवाने की मांग जोर पकड़ने लगी है और इसके लिए अनूठे अंदाज में जन जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। दौसा सहित पूर्वी राजस्थान में इन दिनों एआरसीपी से जुड़े लोकगीत बनाए गए हैं और ये लोकगीत अब सोशल मीडिया के माध्यम से जन जन तक पहुंचाए जा रहे हैं ताकि लोगों में एआरसीपी को लेकर जागरूकता आए और लोग अपने अपने तरीके से एआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करवाने की मांग करें। दौसा सहित आसपास के स्थानीय कलाकारों में अनेक लोकगीत तैयार किए गए हैं जिनमें इस प्रोजेक्ट का महत्व और राष्ट्रीय परियोजना घोषित होने के बाद होने वाले फायदे, साथ ही केंद्र सरकार से एआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करवाने की मांग गायकी के जरिए उठाई जा रही है। एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे। ये ना हिंदू की बात है ना मुसलमान की बात है। हिंसा का मतलब है कि हिंसा को कोई स्वीकार नहीं करे, और जो राज में हैं उनको एक समय कंडेम करना चाहिए, चाहे कोई पार्टी का आदमी हो, किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो। हिंसा करेगा उसको समाज कंडेम करेगा, निंदा करेगा। ये तो हमारा पहला धर्म होना चाहिए। जो मांग थी, गौ सेवा संघ की जो मांग थी कि चारे का भाव बहुत बढ़ गया, महंगाई बढ़ गई, उसको मद्देनजर रखते हुए अनुदान 6 महीने से बढ़ाकर 9 महीने किया जाए। उस भावनाओं को मद्देनजर रखते हुए हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी ने अनुदान जो गौशालाओं को साल में भरण पोषण का जो गोवंश को 6 महीने का दिया जाता है उसको बढ़ाकर आज 9 माह की घोषणा हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी ने की है। न्यायालय के कारण कुछ इसमें कठिनाई आ रही है, तो भी मुख्यमंत्री जी ने रेवेन्यू विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि भाई गोचर का मुख्य भावना ही गोवंश के लिए है, तो उसका कोई सकारात्मक रूप से कोई रास्ता निकाला जाए। तो हमें उम्मीद है कि इसका भी कोई समाधान होगा ताकि गौशालाओं को जो परेशानी आ रही है उसका समाधान हो सके। आमतौर पर पुलिस की वर्दी पहने अधिकारी को आपने हमेशा संजीदा मुद्रा में ही देखा होगा, लेकिन राजस्थान पुलिस का ये अधिकारी वर्दी पहनकर बच्चों के साथ स्टैंड अप कॉमेडी कर रहा है। मकसद है इस भावी पीढ़ी को ट्रैफिक सेंस सिखाना ताकि आने वाले वक्त में जब ये बच्चे बड़े होकर वाहन लेकर सड़कों पर निकलें तो इन्हें सब नियम पता हो और सड़क दुर्घटनाओं का ग्राफ गिर सके। हमारे को ये निर्देश मिले हैं कि हजारों जगह पे जाके रोड सेफ्टी के लिए हम बोले। जोधपुर हाईकोर्ट पत्रकार अमन चोपड़ा केस में आज सुनवाई होगी। जस्टिस दिनेश मेहता की कोर्ट में सुनवाई है। संवेदनशील मामला होने के कारण जल्द सुनवाई की इजाजत। 1 सप्ताह बाद यह सुनवाई होनी है। पत्रकार अमन चोपड़ा केस को लेकर प्रदेश की सियासत गर्म है। जयपुर हाईकोर्ट से अमन चोपड़ा को राहत मिलने के बावजूद राजस्थान पुलिस उन्हें गिरफ्तार करने उनके नोएडा वाले घर पहुंची तो हंगामा मच गया। कई राजनीतिक दल इस मामले में कूद पड़े तो बीजेपी ने सीधे कांग्रेस सरकार पर हमला बोला। आपको बता दें कि शनिवार शाम को राजस्थान पुलिस नोएडा स्थित अमन चोपड़ा के घर पहुंची थी और कथित तौर पर वारंट चिपकाकर लौट गई। एक बार फिर रविवार दोपहर 3 बजे राजस्थान पुलिस नोएडा उनके आवास पर पहुंची। हालांकि कोर्ट ने अमन चोपड़ा की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी थी। कोर्ट ने राज्य सरकार से 2 सप्ताह में पूरे प्रकरण में जवाब मांगा है। इस पूरे घटनाक्रम के दौरान ट्विटर पर #I stand with अमन चोपड़ा पर ट्रेंड हो रहा है।
इस पूरे घटनाक्रम के दौरान ट्विटर पर हैशटैग आई स्टैंड विद अमन चोपड़ा पर ट्रेंड लगातार देखा जा रहा है। पत्रकार अमन चोपड़ा केस में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने सीएम गहलोत समेत कांग्रेस सरकार पर तंज कसा। शेखावत बोले कि सूबे के मुखिया हमेशा मीडिया की स्वतंत्रता की बात करते हैं, लेकिन हकीकत अब सामने आ गई है। जिस तरह से सच बोलने पर एक पत्रकार को राज्य सरकार प्रताड़ित कर रही है, उससे उन्हें अब अपने गिरेबान में झांकने की जरूरत है। देखिए, राजस्थान की सरकार और सरकार के मुखिया आदरणीय मुख्यमंत्री जी हमेशा ही प्रेस का गला दबाया जा रहा है ऐसी चर्चा करते हैं। प्रेस दबाव में इस बात की चर्चा करते हैं, लेकिन उनके खुद के राजस्थान में वो गृह मंत्री हैं और उनके निर्देश पर नेटवर्क 18 के पत्रकार को जिस तरह से व्यवहार किया गया है, अमन चोपड़ा नाम के पत्रकार पर 3 अलग अलग जगह एक ही विषय को लेकर के मुकदमे दर्ज किए जाते हैं। 2 जगह से हाईकोर्ट पे स्टे हो जाने के बावजूद भी, नो कॉर्सिव एक्शन का आदेश हो जाने के बावजूद भी तीसरी जगह पर जाकर के आनन फानन में कार्रवाई की जाती है। दूसरों के ऊपर लांछन लगाने से पहले मैं मुख्यमंत्री जी से कहूंगा कि अपने गिरेबान में झांक करके देखने की आवश्यकता है। अमन चोपड़ा की गिरफ्तारी को लेकर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के आरोप पर कांग्रेस प्रवक्ता स्वर्णिम चतुर्वेदी ने कड़ा पलटवार किया है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तैयार सूचकांक में 180 देशों में से भारत का स्थान 150 नंबर पर है। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए और केंद्रीय नेताओं को जो अनर्गल बयानबाजी राजस्थान सरकार के खिलाफ कर रहे हैं, इस पर अपनी सफाई प्रस्तुत करनी चाहिए। राजस्थान में हुई घटित अलवर की घटना को लेकर के गलत और झूठे तथ्यों के आधार पर स्क्रिप्ट तैयार कर एक कार्यक्रम बनाया गया, जिससे राजस्थान की अमन, शांति और सांप्रदायिक सद्भाव को खराब करने का, उस पर प्रहार करने का प्रयास हुआ, जो कि अपराध की श्रेणी में आता है। इस कृत्य को लेकर के कोर्ट द्वारा उस अपराधी के विरुद्ध एक वारंट जारी किया गया और वारंट जारी करने के पश्चात पुलिस का कर्तव्य है कि न्यायालय द्वारा जारी वारंट को तामील कराए। और इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी के नेता आज राजस्थान की कांग्रेस सरकार पर अनर्गल आरोप लगा रहे हैं, जबकि सभी प्रदेशवासियों का कर्तव्य होना चाहिए कि हमारे प्रदेश में अमन शांति बहाल रहे और उस पर प्रहार करने वाले, उसको मिटाने का प्रयास करने वाले, इनके खिलाफ कार्रवाई हो। प्रदेश की जनता की भी यही मांग है। प्रदेश की जनता प्रदेश में अमन शांति चाहती है, सांप्रदायिक सौहार्द चाहती है। वहीं कोटा में बीजेपी के प्रदेश महामंत्री और रामगंज मंडी विधायक मदन दिलावर ने भी इस कार्रवाई की कड़े शब्दों में निंदा की। विधायक मदन दिलावर ने चेतावनी दी है कि मीडिया पर हमला करना सरकार को भारी पड़ेगा। लेकिन अमन चोपड़ा जी जो न्यूज 18 इंडिया के पत्रकार हैं, मीडिया में काम करते हैं, डिबेट को आयोजित करते हैं और डिबेट करता उसे अपनी अपनी बात को कहते हैं। मंदिर तोड़ने की बात को जो उन्होंने पक्ष विपक्ष में बात की, उसको लेकर के कांग्रेस ने योजनाबद्ध तरीके से 3 जगह पर मुकदमा दर्ज कराया। 2 जगह पर हाई कोर्ट ने स्टे दे दिया है, तीसरी जगह भी सेम मामला तो उस पर भी स्टे देने वाले हैं। लेकिन रातों रात उनको अरेस्ट करना है, इसलिए नोएडा दिल्ली पुलिस दौड़ा दी और अनेक जगह पर छापे मारे जा रहे हैं। क्यों भाई? आप तो स्वतंत्रता चाहते हैं ना मीडिया की। आप तो कहते हैं ना कि भारत की सरकार, केंद्र सरकार और मीडिया के साथ ज्यादती कर रही है, उनको अभिव्यक्ति की आजादी छीन रही है। अरे आप क्या कर रहे हैं? शर्म नहीं आती आप लोगों को? मीडिया के दुश्मन क्यों बन रहे हो? उनको स्वतंत्र रूप से काम करने दो। ये सरकार की जो दोगली नीति है ना, इसको समाप्त करो। ये ठीक नहीं है। नहीं तो अशोक जी गहलोत साहब, ये सरकार ऐसी जगह जाकर मरेगी जहां पानी देने वाला कोई मिलेगा नहीं। समाधान बिन 39 दिन। जयपुर में कोविड स्वास्थ्य सहायकों का धरना जारी है। 39 दिनों से कोविड सहायकों का यह धरना चल रहा है। शहीद स्मारक पर सीएचए का धरना चल रहा है। तेज गर्मी में धरने पर सीएचए बैठे। तो आज पूरे 39 दिन इन्हें बीत चुके हैं, लेकिन कोई समाधान निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा। किसी तरीके का सरकार और सीएचए के बीच में कोई संवाद भी नहीं बन रहा।
हालांकि सरकार की तरफ से शुरुआती दौर में ये कहा गया था कि समाधान निकालने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अब तक कोई ठोस आश्वासन सरकार की तरफ से सीएचए को नहीं मिला है। और इसी खबर पर सौरभ गृहस्थी हमारे साथ शहीद स्मारक से लाइव जुड़ चुके हैं, उनके पास सीधा रुख करते हैं। सौरभ, 39 दिन बीत चुके हैं और जैसा कि हम लगातार चर्चा कर रहे हैं कि कोई संवाद नहीं बन पा रहा है, कोई ठोस आश्वासन नहीं है और इतनी तपती गर्मी के अंदर पिछले 39 दिनों से बहुत सारी यहाँ पर जो महिलाएं हैं वो अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ बैठी है। पारा लगभग 45 डिग्री के करीब पहुंचने वाला है। ऐसे में आगे की रणनीति क्या होगी? कितने दिनों तक ये यहाँ पर जमे रहेंगे? क्या कोई डेलीगेशन सरकार के साथ बातचीत के लिए निकलेगा? सरकार की तरफ से कोई न्योता मिला है किसी तरीके के कोई भी समाधान का? सौरभ, जी बिल्कुल, देखिए 12 मई को इन लोगों द्वारा महापंचायत का आयोजन किया जाना है और महापंचायत से पहले किस प्रकार की तस्वीरें एक बार दिखा देते हैं। एकाएक शहीद स्मारक पर संख्या बल में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी जो है वो देखने को मिल रही है। बड़ी संख्या में कोविड स्वास्थ्य सहायक जो है वो यहाँ पर पहुँचे हैं और ये संख्या बल पिछले कई दिनों की तुलना में आज बहुत ज़्यादा जो है वो हो चुका है। पूरा जो इनका पंडाल है वो खचाखच कोविड स्वास्थ्य सहायकों के से भर चुका है। प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से कोविड स्वास्थ्य सहायक जो है वो अपने छोटे छोटे मासूम बच्चों के साथ यहाँ पर पहुँचे हुए और आप ये तस्वीर देख पा रहे होंगे आसिफ, किस प्रकार की तस्वीर है। एक अदद नौकरी के लिए अपने बच्चों के साथ यहाँ पर मुश्किलों में तमाम कोविड स्वास्थ्य यहाँ पर जुटे हुए हैं इस भीषण गर्मी में, जब पारा जो है वो 45 डिग्री के पास पहुँच चुका है। और यहाँ पर ये तस्वीर बताती है कि नौकरी किस प्रकार से एक जरूरत जो है वो तमाम कोविड स्वास्थ्य सहायकों के लिए बन चुकी है और संख्या बल में बहुत ज़्यादा इजाफा जो है वो पिछले कई दिनों की तुलना में देखने को मिल रहा है। अभी इन लोगों का 12 मई को जो है वो महापंचायत का ऐलान जो है वो किया गया है और तमाम नेताओं को, तमाम संगठनों को, तमाम किसान नेताओं को इनकी ओर से आमंत्रण दिया जा रहा है। छात्र संघ अध्यक्षों को यहाँ पर बुलाने का आमंत्रण जो है वो दिया जा रहा है ताकि बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर जुटेंगे और सरकार पर एक प्रेशर बनाने की कोशिश जो है वो इनके द्वारा की जा रही है। इस वक्त रवि हमारे साथ मौजूद है। रवि, किस प्रकार से महापंचायत होने वाली है, कितना संख्या बल यहाँ पर इकट्ठा करेंगे आप लोग? लगभग अपना यहाँ पे 28,000 कोविड स्वास्थ्य सहायक हैं, जिनमें से 20,000 के इकट्ठे होने के हमारे यहाँ पे आसार हैं और जो आमजन है लगभग 60 से 70 जो नेता हैं, किसान नेता व छात्र संघ अध्यक्ष, इनको हमने इनवाइट कर दिया है। पंजाब हरियाणा के लगभग किसान नेता हमारे बीच में पहुंचेंगे, सभी से बात हो गई, फाइनल हो गया। राकेश टिकैत जी से राजाराम मील जी ने बात कर लिया, उनके भी आने के पूरे चांसेस हैं। कौन कौन नेता है जिसकी आपको स्वीकार कर लिया आप लोगों का आमंत्रण? इसमें अभिमन्यु गोहाट हरियाणा से, रवि आजाद और डल्लेवाल साहब, उगराहा जी, सभी किसान नेता जो हरियाणा और पंजाब के हैं, विक्रम मीणा युवा जो प्रदेशाध्यक्ष हैं किसान जो मोर्चा के, सभी ने एक्सेप्ट कर लिया है। अभी तक जिसके पास भी हम गए हैं लगभग 30 से 35 नेताओं के पास गए हैं, किसी ने भी आने से मना नहीं किया। सभी सौरभ, इनसे पूछिए, पंजाब और हरियाणा के नेता यहाँ पहुंच रहे हैं, मुद्दा राजस्थान से जुड़ा है, राजस्थान का कोई नेता पक्ष या विपक्ष का आपके साथ नहीं है? कांग्रेस के नेताओं को हम बुला रहे हैं, विपक्ष से थोड़ा हम दूरी बना के रखे हुए हैं। आप किसान नेताओं को यहाँ पर बुला रहे हैं हरियाणा पंजाब से, राजस्थान का मामला है, आप लोग वहाँ उन लोगों को बुला रहे हैं, इसके पीछे क्या मंतव्य है आप लोगों का? इसके पीछे मंतव्य बस इतना सा है भी आमजन को दिखे जो हमने काम किया है वो आमजन तक पहुंचना चाहिए। अगर कल को महामारी आती है, सौरभ नजर बनाए रखिएगा, समय समय पर अपडेट आपसे लेते रहेंगे। ये तस्वीरें हैं सीधी शहीद स्मारक से, जहां पर अभी भी गतिरोध लगातार बना हुआ है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।